सप्लाई चैप्टर में लिखो, लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह तो हमने कर लिया था। अब लिखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बजाय कई बार आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कर्व कैसे बनेगा, जैसे डिमांड में होता है। तो पहला हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। अगर इलास्टिसिटी हमारी 1 है, जिसे हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, चाहे प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालें चाहे परसेंटेज मेथड से, अगर इलास्टिसिटी हमारी 1 है तो उसे लेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में बेसिकली क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बराबर होता है किसके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। मतलब सपोज करो हमें दे रखा है क्वांटिटी सप्लाइड, QS का मतलब क्वांटिटी सप्लाइड, और यहाँ पे दे रखा है हमें प्राइस। प्राइस 100 रुपये से हुआ 150 रुपये, या प्राइस 100 रुपये से हुआ 200 रुपये। क्वांटिटी सप्लाइड हमारी हो गई 400 से 800। तो अगर हम परसेंटेज निकालें, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज प्राइस का 100 और 200 मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ, 100 डिवाइडेड बाय पहले कितना था 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100%। इसी तरह से अगर यहाँ पे निकालें तो डिफरेंस कितना, 400 से 800 हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ 400 डिवाइडेड बाय पहले कितना था 400 इंटू 100, ये भी कितना है 100%। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर है। और इसमें हम जब कर्व बनाएंगे तो कर्व हमारा बनेगा क्वांटिटी सप्लाइड और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, और कर्व बनेगा ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से, सप्लाई कर्व। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। इसके बाद सेकंड आएगा मोर देन या ग्रेटर देन, ग्रेटर या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। मतलब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई से ज़्यादा, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1। इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा होता है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अगर इसका स्केड्यूल बनाए तो यहाँ पर प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड। सपोज करो प्राइस है 100 और ये हो गया 100 से 150, क्वांटिटी सप्लाइड थी 300 और 300 से ये हो गई 600। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है ना। अब परसेंटेज चेंज निकालो, परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, 100 से 150 हुआ तो कितने से बढ़ा, 50 से, डिवाइडेड बाय पहले कितने था 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50%। और यहाँ पर निकालें तो 300 से 600 हुआ मतलब कितने से इंक्रीज, 300 डिवाइडेड बाय पहले कितना था 300 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना 100%। इस बार देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किया 100%, जो कि ज़्यादा है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर आ गया फॉर एग्जांपल 100% इज मोर देन 50%। इसका ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा लेकिन थोड़ी ऊपर से जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1। इसके बाद थर्ड है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड से। या ये कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, कम होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे सपोज करो प्राइस दे रखा है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई, अगेन प्राइस हमारा 100 से 200 हो रहा है
और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी 200 से 300 हो रही है। ठीक है, प्राइस रुपीज़ में और क्वांटिटी सप्लाइड किस में होगा, यूनिट्स में। अब चेंज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, 100 से 200 मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ, 100 डिवाइडेड बाय बेस कितना था, 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100%। और इसका निकालेंगे तो 200 से 300 हुआ, कितना हुआ, 100 से इंक्रीज, डिवाइडेड बाय बेस कितना था, 200 इंटू 100। तो इसको आप काट दोगे तो ये आएगा 50%। तो देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, 100%, क्योंकि ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड से। इसका मतलब ये 100% इज़ मोर देन 50%। इसका ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस। इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा इस तरह से बनेगा, ये थोड़ा अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, लेकिन थोड़ा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक्स एक्सिस के आगे से बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ सिचुएशन आती है ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, या जिसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें क्या होता है, नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में कितना भी चेंज हो, क्वांटिटी सप्लाइड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगर हम स्केड्यूल बनाए तो इसका इस तरह से बन सकता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस सपोज करो 100 से 200 हो, क्वांटिटी सप्लाइड हमारी पहले भी 400 यूनिट थी और अब भी 400 यूनिट है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, इसका ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा, हॉरिजॉन्टल टू स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस। इसको स्ट्रेट लाइन कर देना, इस तरह से बनेगा ये। ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट आता है लास्ट, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसमें क्या होता है, ज़ीरो में तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता प्राइस के बढ़ने घटने से। इनफाइनाइट में क्या होता है, ज़रा सा भी प्राइस बढ़ा या घटा तो क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट का इम्पैक्ट आ जाता है। तो इस पर देखो, स्लाइट इंक्रीज या स्लाइट चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इन इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस ज़रा सा चेंज होएगा लेकिन उस वजह से क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। जैसे कि इसमें हम ये कह सकते हैं, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, इसका स्केड्यूल बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। प्राइस 100 रुपये से 120 रुपये हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड 200 यूनिट से 5 लाख यूनिट हो गई, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया ना। इसमें हमारा जो कर्व बनेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस वाई एक्सिस पे जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पे, इस पे हमारा बनेगा स्ट्रेट लाइन लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। इसको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब एक टॉपिक पढ़ा था, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब इसमें जो होता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ये जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट करेगा या तो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो ये किस वजह से राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, जैसे डिमांड में पढ़ते थे। तो ये सपोज करो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, ये हमारा S1 करके हमें दे रखा है। सपोज करो ये है हमारा S1 सप्लाई कर्व, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है
जिसे हम कहेंगे S2, और ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है जिसे हम कहेंगे S3। अब ऐसा क्या है कि जिस वजह से हमारा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है सप्लाई कर्व, या फिर किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड। अब देखो जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, लॉजिक लगाओ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा। एक तो अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डाउनग्रेड हो जाए या ऑब्सोलेट हो जाए। अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट होगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो हम सप्लाई क्या करेंगे, कम करेंगे। याद हो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में भी बताया था। अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो रही है तो कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई कम होगी। दूसरा, अगर सपोज करो हमारा इनपुट प्राइस इंक्रीज हो जाए, इनपुट प्राइस क्या होता है, रॉ मटेरियल का, इनपुट प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हमारा इनपुट प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रॉफिट क्या होता है, उतना कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम होगा तो हमारी सप्लाई अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो रीजंस की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, या तो इनपुट प्राइस बढ़ जाए या फिर टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए। तो ध्यान रखना, तो इसको लिखो, पहला टेक्नोलॉजी की वजह से लिख दो, डाउनग्रेड या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। फिर इसी तरह से बना देना कि टेक्नोलॉजी अगर डाउनग्रेड होगी, दिस एम्प्लाइड हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को तो प्रॉफिट से मतलब है ना, सप्लाई को कम कर देंगे। तो इसमें लिखो, ड्यू टू डिग्रेडेशन या डाउनग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, resulting cost of production will increase, resulting decrease in profit, and therefore supply will decrease। और सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व किस साइड शिफ्ट होगा, शिफ्ट्स बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड्स। दूसरा रीज़न लेफ्टवर्ड शिफ्ट का हमारा क्या होगा, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ना, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। पेपर में ये मत बना के आना, इन सिर्फ पैराग्राफ में लिखना, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो प्रॉफिट कम हुआ, और प्रॉफिट कम होगा तो अल्टीमेटली सप्लाई भी क्या होगी, कम कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट, आउटपुट मत लिखना, आउटपुट होता है फिनिश गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन will increase the cost of production and thereby decrease the profit, therefore supply will decrease and supply curve, SS का मतलब है सप्लाई कर्व, ठीक है, समझ जाना, ये SS का मतलब सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। अब देखो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, बस इसका उल्टा कर देना, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, लेफ्टवर्ड का उल्टा। लेफ्टवर्ड कब हुआ था, जब टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हुई थी, तो राइटवर्ड होगा अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या व्हेन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, जब टेक्नोलॉजी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, कैसे लिखोगे, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा। लिख लोगे ना पैराग्राफ में, यहाँ तक लिख लो। दूसरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ था क्योंकि इनपुट प्राइस बढ़ गया था रॉ मटेरियल का, इस बार क्या होगा, डिक्रीज। एक को याद कर लो, दूसरा तो आसान है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। इसको समझ समझ के कर सकते हैं, रट्टा नहीं लगा सकते। इनपुट प्राइस डिक्रीज होगा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लायर सप्लाई को बढ़ाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ऊपर डायग्राम बनाया था S1 से S2 S3 जा रहा था ना, तो ये भी लिख देना चाहिए। जैसे लेफ्ट वर्ड में S1 से कहाँ शिफ्ट हो रहा था, S2 पे, और राइट वर्ड में S1 से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, S3 से। ठीक है, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम S1 टू S3। डायग्राम बना के प्रेजेंटेशन सही हो जाएगी ये। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहले तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर प्राइस बढ़ेगा तो भी सप्लाई बढ़ने की बजाय क्या होगी, घटेगी। समझ लो, लिख लो ये। अब कहाँ कहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा, सबसे पहले एक्सेप्शन आती है एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। कैसे, अब सपोज करो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि फ्लड ले लेते हैं या अर्थक्वेक ले लेते हैं। कोई नेचुरल कैलेमिटी आई जिसकी वजह से जो वीट है, जो गेहूं है, उसका प्रोडक्शन कम हो गया। वीट का प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हुआ। और वीट का प्रोडक्शन कम हुआ तो सप्लाई भी उसकी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि किसी का प्रोडक्शन कम है तो सप्लाई भी क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो क्या इसमें प्राइस की वजह से कुछ इम्पैक्ट पड़ा, नहीं, बल्कि किसकी वजह से, नेचुरल कैलेमिटी। प्राइस तो वही रहा वीट का, किसकी वजह से फ़र्क पड़ा, नेचुरल कैलेमिटी। तो एग्रीकल्चरल आउटपुट में जहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह का इम्पैक्ट आता है वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर मतलब प्राइस नहीं बदलने के बावजूद भी सप्लाई बढ़ या घट सकती है। तो इसको पहले बना लो और फिर लिख लेना। इफ़ ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी if due to natural calamity there is fall in production of wheat, गेहूं का प्रोडक्शन कम हो गया, then supply will not increase no matter what the price is, प्राइस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। सेकंड आता है हमारा पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स तो पता होंगे, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ शॉर्ट होती है, उसे कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। अब सपोज़ करो किसी मिल्क सेलर के पास या किसी डेयरी शॉप वाले के पास पनीर है, चीज़ है, वो 1 हफ्ते पुराना है। तो पहले वो 100 रुपये का बेच रहा था, अब क्योंकि उसे पता है कि 1-2 दिन में ये ख़राब होने वाला है बिल्कुल, या 1 घंटे में ख़राब होने वाला है, तो हो सकता है वो 80 रुपये का भी इसे सेल कर दे। तो पेरिशेबल गुड्स में हमारा प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर सकता है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई उसकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। तो इसमें लिखो
sellers may be willing to sell more of perishable goods at lower price। सेलर तो वैसे हायर प्राइस पे हमेशा बेचता है, लेकिन क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है तो बिल्कुल ही लॉस हो जाएगा, तो इसलिए 100 रुपये की जगह वो कितने में बेच रहा है, 80 रुपये में। बिकॉज शेल्फ लाइफ मतलब कितने दिन चलेगा, ऑफ पेरिशेबल गुड्स इज़ वेरी शॉर्ट। पी गुड्स का मतलब पेरिशेबल गुड्स इज़ वेरी शॉर्ट। फिर एक हमारा मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है, डिफरेंस लिख लो। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और दूसरा होता है हमारा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट किस वजह से होती है, प्राइस की वजह से, और शिफ्ट किस वजह से होता है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में लिखो इट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और इसमें लिखना है इट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में या तो एक्सटेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है। हियर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंशन या तो सप्लाई बढ़ती है या घटती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ सप्लाई टेक्स प्लेस। यहाँ पे या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। यहाँ पर मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में अगर हम देखें तो ये हमारी क्वांटिटी सप्लाइड और ये हो गया हमारा प्राइस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ये हमारा सप्लाई कर्व है। इस सप्लाई कर्व में हम इस तरह से बना सकते हैं, प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, मतलब हमारा कर्व किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपवर्ड। ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन। और सपोज करो प्राइस गिरा तो सप्लाई भी गिर जाएगी, प्राइस गिरा तो सप्लाई भी गिर जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमारा कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन। तो सप्लाई ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सपेंशन, और नीचे की तरफ आ रही है सप्लाई, तो कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज डिक्रीज में क्या होता है हमारा, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस हमारा सेम रहता है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। सप्लाई कर्व हमारा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है जो अभी हमने देखा भी था, या फिर हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो S1 से या तो S2 या S3, इसमें नया सप्लाई कर्व बन जाता है।